कल प्रोबेबिलिटी में जितना करा था वो क्लियर था। अब डीपीटी 2 के साथ जो भी थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे वो करवाता हूं कवर, ठीक है। कितने डाउट होंगे इसमें? कम है? ठीक है ना, कोशिश करते हैं ये खत्म हो जाए तो बाद वाली भी ले लें आज ही। देखिए क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन पार्ट जीरो, तो आंसर इज बी। तो आप लोग देख के नंबर, अगर कोई छूट जाए तो नंबर लिख दीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर होगा ये? क्लब और किंग, ये क्वेश्चन में देखिए एक बात ध्यान रखनी है। एक क्या याद रखना बताइए, इसमें बोला है कि गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट, यानी चिड़ी की बेगम हो या फिर लाल पान का बादशाह हो, ये इसमें बोला। तो ऐसे कितने फेवरेबल कार्ड हुए? दो। तो 2/52, तो 1/26। थोड़ा स्पीड पे करते हैं, थर्ड करवा दूंगा मैं आपको आज। एटलीस्ट वन हेड इन 3 थ्रो कॉइन, तो एटलीस्ट वन हेड मतलब 1 माइनस 1 ऑफ देम, तो कितना? ये भी हमने करा था, हो गया होगा। हाँ, नंबर बताते चलना आप अगर कोई छूट जाए। यस, ये भी एक देखिए, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में अलग है, बाकी वैसे ही है। 5 कॉइन उस फेसेस आर मार्क, आपके पास कॉइन है पर उस कॉइन पे हेड और टेल की जगह आपने अपनी तरफ से कुछ नंबर मार्क कर दिया या पेस्ट कर दिया। तो एक तरफ क्या मार्क कर दिया? 2 और एक तरफ 3। यस और नो? और 5 बार इसको थ्रो कर रहा हो, हेड एंड टेल की जगह, ऐसा बोला है। तो 5 बार थ्रो करने पे मान लो सभी पे 2 आए तो 10 आएगा, और सभी पे 3 आए तो 15। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बता रहा हूं। हो सकता है आपसे टोटल 10 बोले, टोटल 11 बोले, टोटल 12 बोले, टोटल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम है, टोटल 14 बोले और टोटल 15। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, यस और नो? ठीक। भाई आपसे बोलेंगे टोटल ऑफ 10 तो भी बन सकता है, टोटल ऑफ 11, टोटल ऑफ 12, टोटल ऑफ 13, कोई भी। अभी टोटल ऑफ क्या है? 12, मतलब एक पूछा है, बाकी हम सबके आंसर निकाल लेंगे। पहले बताइए टोटल केसेस कितने होंगे? 2 की पावर 5 यानी 32, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल ऑफ 10। तो टोटल ऑफ 10 के केवल एक केस होगा बाय 32, क्योंकि 2 आए। अगर सभी पे 2 आया तो 10 आएंगे। अगर मैं बात करूं 11, ये 32 11 के लिए 4 पर 2 होना चाहिए और एक पर 3, फिर इनको अरेंज करना परमुटेशन का हेल्प, फैक्टोरियल 5/4, तो कितने? 5 केसेस। फिर मैं बात करता हूं 12 जो पूछा गया है, तो 12 में 2 और 3 इनको अरेंज किया, फैक्टोरियल 5/2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 12, 120/12, 10, तो 10/32। तो अभी वाले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 10/32 यानी 5/16। जैसे ही मैं बोलूं ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब है ना हमें कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बनाने, मैंने आपके लिए निकाल के रखे हर टॉपिक के, कि अपन ऐसे कलेक्शन रखेंगे कि आप 90% चांस है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इतने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वो एक बार ये खत्म हो तो फिर वो भी चालू करें, पर जब मैं आपको शीट में बोलूं था समझ जाओ ये आया है क्वेश्चन, मतलब आप जब निमसेट का पेपर करोगे पक्की बात है मिलेगा कभी ना कभी, जेई मेंस का करोगे मिलेगा। अच्छा, पर पूछा हर बार 12 या 13 है, पर आ सकते हैं, ये पॉसिबल हो गई, ये आपने यहीं कहीं कर लिया। अब मान लो अगर 13 बोला होता तो भी यही आंसर होता, बताओ क्यों? क्योंकि 13 में 3 बार 3 और 2 बार 2, इसका अरेंजमेंट बिल्कुल इसी की तरह होता। अगर 14 बोला होता तो बिल्कुल ऐसा होता जो 11 है, क्यों? क्योंकि 4 बार 3, 1 बार 2, तो कितना? 5/32। और अगर 15 बोला होता तो 1 बाय, आप देखो इसका न्यूमरेटर ऐड करो, 16 और 16 32 हो गया ना, बिल्कुल सही है।
हाँ, आपको बोला है कि एक कॉइन है जिसके ऊपर हमने हेड टेल की जगह पर, सपोज हेड की जगह पे आपने 2 का स्टिकर लगा दिया और टेल की जगह 3 का, तो आप कॉइन को देखोगे तो 2 और 3 दिख रहा है। तो ऐसे 5 कॉइन बना लिया आपने और उसको फेंकना है, और उसके फेंकने पे सम 12 है, ये पूछा है क्वेश्चन में। बाकी मैंने आपसे बोला कि अगर आप कॉइन को 5 बार फेंकेंगे तो क्या क्या होगा, 2 2 2 2 2 या 2 2 2 2 3 ऐसा, या 2 2 2 3 3, ये 12 का केस है, या सुनो। पर इसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा, तो परमुटेशन किस दिन के लिए पड़ी थी, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो ये आ गया 10। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 बाय 32। ये तो मैंने ऐसे पूछा कि ये पूछ सकते हैं, ये आपको जनरल, कई बार एक क्वेश्चन आप भी एनालिसिस में कोशिश करा करो, कोई क्वेश्चन आए और आपको लगता है इससे और क्या बन सकता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस लाओ ना। मैं एक्चुअल में यही चीजें तो मुझे आगे तक याद रख रहती हैं। मैं आज इस क्वेश्चन को मुझे क्यों ध्यान है, क्योंकि मैंने ऐसा करवाया था तो एकदम से चीजें आ गई। तो आप जब एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन रिलेट करते हो ना, चीजें जल्दी याद रहती हैं। आप बताओ, किसी का नाम, कोई घटना, कोई चीज याद रखना चाहो तो उसको रिलेट करो, आप उसको रिलेट करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बात। जैसे मैं एक बच्चे का नाम याद रखता हूं, दीपक का, वो दिल्ली से आया हुआ है, किस लिए कि उसने एक दिन मुझसे आके बोला कि सर मुझे टीचर बनना है, तो मैं टीचर देख के दीपक याद करता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऐसे अलग अलग है लोग सबके साथ, तो कब किससे क्या बात हुई, इवन आपके पेरेंट्स आते हैं और उनसे क्या बात हुई, तो उनसे भी मैं चीजें रिलेट करता हूं, तो वो आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसी कश्मीर सोचता हूं तो मुझे आसिफ दिखने लगता है। अब क्या होता है, आरिफ। अब क्या होता है कि जब मैं किसी शॉल वाली दुकान पे जाता हूं तो जरूर बोलता हूं कि वो कश्मीर वाले से कि भैया मेरा एक स्टूडेंट भी कश्मीरी है, बोलो तो बात करवाऊं। आरिफ नाम है, तो क्या होता है कि उससे मुझे आरिफ का नाम याद हो गया। तो आप चीजें याद करोगे तो क्लियर होगा। रूपम परेशान थी कब, कोविड में घर जाने के लिए, तो कोविड जैसे याद आता है तो रूपम और अनामिका दिख जाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, जैसी झांसी मेरा नेटिव प्लेस है, तो जैसी झांसी की याद आती है तो मुझे तनु की याद आती है, तनु से मैं झांसी याद कर लेता हूं। तो चीजों को रिलेट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप करते नहीं होगे। तो मैं क्या करता हूं, जब क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस मुझे याद रहता है तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स रहते हैं, ध्यान वो आपको करने पड़ेंगे। आप जितना ज्यादा दिमाग में रखेंगे पेपर तक, उतना आपका फायदा होगा। ये जरूर है कि आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन पहले भी कई बार किया होगा, पर 1 साल पहले ही किया होगा ना, उसके बाद तो नहीं किया। आप अभी 5 बार करोगे तो आप मुझसे अच्छी कंडीशन में पहुंच जाओगे, पर वो दिमाग में लाना पड़ेगा ये बात, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 एग्जैक्टली 1 थ्रो विथ, तो वो 10 वाला चार्ट याद है ना, 10 और वही है ना ये। अच्छा एग्जैक्टली अलग थोड़ा क्वेश्चन, सब नहीं बोला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 एग्जैक्टली इन 1 थ्रो विथ 3 डाइस, वही तो हो गया ना बेटा, वही है ना, 10 वाला क्वेश्चन हो गया। और 10 आपको याद करो यहां पर आता है, इसके साथ 11, तो कितना, तो 27 बाय 216। ठीक, अब ये क्लियर है बात। चलो ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चों के मुझे नाम याद रहते हैं, कुछ बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं उससे याद रहते हैं, कुछ उनकी जगह से याद रहते हैं। आप लोग जब आते हो ऑनलाइन से, तो आप जब नाम लेते हो तो 90% टाइम मुझे पता होता है कि कौन बच्चा आया हुआ है, चेहरा नहीं पता होता है, नाम पता होता है, चेहरा यहां आके पता चल जाता है। करो ये, नहीं करा ये, अच्छा। एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस आफ्टर इट फेल, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में सक्सेस के चांस क्या है, ट्वाइस है किससे, फेल से, यानी आप सक्सेसफुल होते हैं इसके चांस 2 टाइम्स ऑफ फेल है, बस खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब सक्सेसफुल होने के और फेल होने की परसेंटेज कितनी होती है, हमेशा 100% होता है। आप कोई भी काम करोगे इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो आप उसमें सक्सेसफुल हो गए या फेल हो गए। तो बस अब इसमें सक्सेसफुल की रख दिया, तो फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3, तो सक्सेस की कितनी आ गई, 2/3। देखो ये इससे अपने आप ही डबल हो गया। ऐसा कभी भी देना, सक्सेस या फेलियर का इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे आपको एग्जाम में।
तो सक्सीड ट्वाइस ऑफ्टन एज इट फेल, मतलब एक बच्चा है या कोई भी एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा है जिसमें सफल होने की प्रायिकता असफल होने से दुगनी है, सक्सेसफुल होने के चांस ट्वाइस है, किससे? फेलियर से। अब बोला क्या, द चांस डेट द नेक्स्ट 6 ट्रायल, कितने ट्रायल विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, कम से कम कितनी सक्सेस हो इसमें? 4 सक्सेस हो, राइट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे वो बता रहा हूं मैं। पहले ये समझ में आ गया, एटलीस्ट 4 सक्सेस बोला तो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी और 6 भी। तो हम इसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कहीं, कम से कम इस वजह से वो बता दूंगा मैं। लिखिए, एनसीआर पी पावर एन माइनस आर। लिखिए, फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट क्या है बता रहा हूं। यस, एक्स इक्वल टू आर, इसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ब्रैकेट में लिखना एक तो नंबर 1 बात, फॉर्मूला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट कैसे होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंडिपेंडेंट ट्रायल इन आर सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन स्मॉल एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। हाँ, एन टोटल ट्रायल कितने हैं? एन, उसमें से कितनी सक्सेस की बात कर रहे हैं? आर। एन ट्रायल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, ऐसा लिखना। फिर से बोल देता हूं, इफ नंबर ऑफ टोटल एन ट्रायल, नंबर ऑफ गेटिंग एन ट्रायल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इज, ऐसा लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, एन ट्रायल में से कितने सक्सेस की बात कर रहे हैं? आर सक्सेस की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इन एन ट्रायल, ऐसा भी लिख सकता हो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इन एन ट्रायल, एनसीआर पी पावर एन माइनस आर क्यू पावर आर, वेयर पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन वन ट्रायल, एन ट्रायल में से एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी है पी, और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इन वन ट्रायल, एंड पी प्लस क्यू क्या होगा? ऑलवेज 1। फिर से सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इन एन ट्रायल इज इक्वल टू एनसीआर पी पावर एन माइनस आर क्यू पावर आर। इसमें एक फॉर्मूला, क्यू पावर आर, इसमें एक लिख लेना एटलीस्ट 1। ये सही लिखा है, गलत है? गलत है। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पी की पावर में आर आता है, क्यू की पावर में। देखो आप एक बार, देखो देखो, क्या पी सक्सेस है? देखो एक बार, वही तो कह रहा, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज हो गए, इवन मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो। आप खोलो ना बुक, देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है मैं बता दूं आपको। एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर, है ना, इस इन दोनों का ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप मुझे देख के बताओ क्या होता है। कितने लोग बोल रहे हैं नीचे वाला सही है? शाबाश। ऊपर वाला कितने लोग बोल रहे हैं? और बाकी लोग न्यूट्रल हैं। जो है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है, जो हो चुका है वो भी अच्छा हुआ था, और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे। बोलो।
मैं बोलता रहा, आप लोग डिसाइड कर लो, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। ये वाला सही है, ये वाला सही है। देखो, अब क्या सही हो, मान लो ऐसा कंफ्यूजन आ जाए कभी, ठीक है, अब सुनो, ये ये मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार की बात है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इसका कंफ्यूजन हम कैसे दूर कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। मान लो कि मेरे पास 2 डाइस हैं, ठीक है, मेरे पास अगर 2 डाइस हैं और मेरे से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोई कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इन बोथ साइड्स, तो क्या होगा बताओ। अगर 3 की बात करी जाए तो क्या करते हैं आप बताओ। या तीन तीन डाइस का क्वेश्चन ले लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ले लो जो कि इस फॉर्मूले में हम बिठाते हैं, जिसका पी और क्यू अलग अलग हो। पी और क्यू सेम होगा तो कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिनके पी और क्यू सेम होते हैं, सुन लो, इफ पी इक्वल टू क्यू, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है जो हमने बनाया हुआ है, याद होगा आपको, एनसीआर अपॉन, ये फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक। तो अगर आप डाइस को मान लो 2 बार 3 बार 4 बार फेंक रहे हो, और उस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि कम से कम 2 बार 4 आए या 2 बार 3 आए, ऐसा कुछ पूछा जाए, तो हम ये यूज करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है ना, इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अभी क्या आंसर आएगा दोनों, पहले तो हम दोनों से करके देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को करिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए मुझे आप। अभी फॉर्मूला क्या लगेगा अभी बताता हूं। अभी आपने निकाला ना, प्रोबेबिलिटी क्या थी, हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग की 1/3, है ना। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर की प्रोबेबिलिटी से 2 टाइम थी, तो पी सक्सेस प्लस पी फेलियर इक्वल टू कितना, 1 होता है। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं, आपको समझाता हूं। अब कितने ट्रायल किए आपने इसके, 6 ट्रायल किए, और 6 ट्रायल में से कितनी सक्सेस की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 4 की। तो एटलीस्ट 4 का मतलब हुआ कि 4 सक्सेस भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, और 6 भी हो सकती है, या सुनो। करने का तरीका देखिए, अगर 4 सक्सेस की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा 6c4 p की पावर 2 q की पावर 4, ठीक है। अगर अभी पता चल जाएगा हमें 6c5, बोलो, p पावर 1 q पावर 5, 6c6 p की पावर 0 q की पावर 6। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपॉन में तो 3 आएगा, तो 3 की पावर 6 सबका कॉमन पार्ट हो गया। 3 की पावर 6 कितना होता है, ठीक है। अब 64 कितना, 15, पी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, क्यू का न्यूमरेटर तो 1 है, 65 कितना 6, और 66 कितना होता है 1, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई भी होगा। अब ये हो गया 60 प्लस 12 कितना 72 बाय, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमने फॉर्मूला गलत लिया है, हाँ 73, इसका मतलब हमने फॉर्मूला गलत लिया है। तो आर सक्सेसेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर देखें तो मान लो ये लेते हैं, एन ट्रायल में से आर, पी की पावर आर क्यू की पावर, अब करते हैं, ठीक है। तो अभी भी कंसेप्ट तो वही रहेगा 729, समझना आप। पहले आएगा 64 15 इंटू पी की पावर 2, कितना आएगा, यहां पे ऐसा हो जाएगा ना, पहले लिख लो आप, इससे गड़बड़ नहीं हो। 4 प्लस 5 प्लस कितना 6, ये मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आप भूलोगे एग्जाम में। तो अगर इसके इस फॉर्मूले पे 5 मिनट मैंने दे दिए तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। तो अब बताओ कितना, 64 पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर, ऐसे ही लिखते, प्लस कितना 65 पी की पावर 5 क्यू प्लस 66 पी की पावर 6 इंटू क्यू की पावर। अब बताओ अपॉन में कितना आ गया, 64 कितना 15, पी पावर 4, पी मतलब न्यूमरेटर देखना है 16, प्लस 65 6 पी की पावर 5 32, 66 1 इंटू 64, करना सॉल्व, 496 अपॉन 729, यस और नो, कौन सा दिया है बी। तो अब हमारे लिए फॉर्मूला भी कंफर्म हो गया, कितना। अब आप गड़बड़ मत करना, क्योंकि
बाइनोमियल के फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में का डिफरेंस याद रखिए, p पावर r। अच्छा, बाइनोमियल में क्या होता है, पहले टर्म में पावर में n माइनस r आता है, बस ये डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, q प्लस p की पावर n। डन। एक्चुअल में इसका लॉजिक ही यहीं से निकला है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इससे आता है। तो अगर इसका जनरल टर्म निकालोगे तो NCR Q की पावर n माइनस r P की पावर r, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला। और जब इसकी सक्सेस के लिए बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो ये लेते हैं Q प्लस P की होल पावर n। तो Q पहले आता है, P बाद में आता है, पर हम अक्सर P पहले लिखते हैं, Q बाद में, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अब समझ में आ गया? तो कोई चीज याद रखनी हो तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप कर लो, सालों नहीं भूलोगे आप। तो मैंने आपकी भी बात सुन ली, मैंने अपनी भी लिख दी, ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा, अब नहीं होगा कभी भी। क्लियर? तो अब एक बार पूरा कंसेप्ट को दोबारा समझ लें। सबसे पहले तो एन इंडिपेंडेंट ट्रायल गेटिंग आर सक्सेस का फॉर्मूला ये हुआ, एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर, यहां पर P क्या है, हैपनिंग, Q है नॉट हैपनिंग। P प्लस Q हमेशा 1 होता है, और इसका ओरिजिनली प्रूफ इससे आता है, इसका ये R प्लस 1 टर्म निकलता है। एक चीज, अब आपको इस क्वेश्चन में बोला था कि फेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेल से कितनी है, ट्वाइस है। तो और हमें ये पता है कि सक्सेस और फेल की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। तो ये सक्सेस यहां रखा, तो फेल की प्रोबेबिलिटी आई 1/3, जिसे हम Q बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आई 2/3, जिसे हम शॉर्ट टर्म में P बोलते हैं। गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस बोला है, तो 4 सक्सेस भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, और 6 भी हो सकती थी। तो हमने क्या करा, पहले लिया 64 P पावर 4 इंटू Q पावर 2, 65 P पावर 5 Q पावर 1, 66 P पावर 6 Q पावर 1। अब इस, हाँ 0 सॉरी। अब इसको सॉल्व करने में बस एक बात याद रखिए कि दोनों के डिनोमिनेटर P और Q के ऑलवेज सेम होते हैं। तो आप जब इसमें ऐसा रखते हो ना, 64 2/3 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 2, तो मैं इसका क्या करता हूं, इसका बेनिफिट ले लेता हूं कि 3 की पावर 6 तो सब में आएगा, तो इसका मतलब नीचे 3 पावर 6 मतलब 729। अब क्या क्या है ऊपर, ये और ये बचा, तो 64 इंटू 2 पावर 4, अगले में बोलो 65 इंटू 2 पावर 5, अगले में। बस ये एक काम आप कर लेते हो तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि P और Q में प्रोबेबिलिटी का एक चीज फिक्स होता है, चाहे P हो चाहे Q हो, डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं, बदलता क्या, न्यूमरेटर। ठीक, इंडिपेंडेंट ट्रायल है, यहां पे डाइज है ना, क्या डाइज है क्या, जो भी है, खैर यहां लिखा था ना वैसे, हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोला, इंडिपेंडेंट ट्रायल है। चलिए, क्लियर बात। चलिए, ये क्वेश्चन था जिसमें आपको समझाना था, जैसे कई शीट ऐसी होती ना, इसमें पूरे क्वेश्चन हो सकता है इसी ऊपर, ये क्वेश्चन था जिसको आपको समझना था। अब देखो क्या है, आ कॉइन इज टॉस कितने बार, कॉइन वर्ड यूज हुआ तो कौन सा फॉर्मूला, एनसीआर अपॉन, अब क्या बोला है, व्हाट इज द चांस दैट हेड विल प्रेजेंट इटसेल्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो हेड आने के ऑड नंबर ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो 1/2। कैसे, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, एक बार फेंकोगे तो हेड आने के चांस खत्म, इतने में ही हो जाए। ऑड नंबर एक भी तो होता है, या तो एक बार फेंको या 3 बार या 7 बार, ऐसा है 1/2। दूसरा लॉजिक, ऑड नंबर ऑफ टाइम बोला है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम n में से 1, n में से 3, n में से, ऐसा चलेगा। इसका समेशन ही क्या होता है, 1/2 2 पावर n, इवन और ऑड का समेशन, ये बाइनोमियल में पड़ा, अपॉन कितना 2 पावर n, ये कैंसिल, तो क्या बचा, पर सीधा लॉजिक ये भी हो सकता था, ऑड नंबर का मतलब हो गया
केवल एक ही बार फेंको, तो एक बार फेंकने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2। एन की वैल्यू 1 रखने पे कहीं पे भी ऐसा नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये कुछ गलत लिखा है, ये एक्चुअल में ऐसा लिखना था इसको। अब जो भी हो छोड़ो इसको, गलत ही हो। अभी लॉजिक, मैं आपको लॉजिक समझ में आ गया, ये भी आपका डाउट हो सकता था, ठीक। इवन में भी यही होगा, इवन में 2 4 6 के लिए करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें बस एक बस चेंज होता है, पर उसमें एक्चुअल में NC0 से नहीं होगा वो, NC0 NC2 NC4 होता है, तो होता है ये, तो इसमें ये नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है पहले क्वेश्चन में कितने, इसके साथ उसको क्लब मत करना इवन को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसके साथ क्लब मत करो। चलिए, ये समझ में आ गया, केवल आपने एक ही बार थ्रो कर दिया, एक बार थ्रो करने पे हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब जैसे कभी भी कंफ्यूजन है, या तो एक बार फेंको, ऑड नंबर, देखो क्या लिखा, व्हाट इज द चांस दैट हेड विल प्रेजेंट इटसेल्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम आना चाहिए। तो आपने 1 टाइम या 3 टाइम या 5 टाइम ऐसा है उसका। अगला करिए, ए एंड बी, ये तो कल ही करा था, थ्रो अ कॉइन कितना, 2/3। ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है पता है आपको, अगर हाँ बेस थ्योरम पे, कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो अब एक ये थ्योरम बची हुई थी, वो भी बताता हूं आपको इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन से हटके पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करिए आप। 2 बैग ए एंड बी, लिखिएगा क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखिएगा बेटा आप लोग। 2 बैग ए एंड बी कंटेन 5 white and 3 red balls, and bag B contain 4 white and 5 red balls. 2 bag A contain 5 white and 3 red ball, bag B contain 4 white and 5 red ball. One ball drawn at random from any bag. One ball drawn at random from any bag. Find the probability of getting. Find the probability of getting. Find the probability of getting. Drawn ball is white. अब जिस ढंग से मैं आपको बेस थ्योरम बताऊंगा वो सबसे सिंपल तरीका होगा, बुक से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डिफरेंस कैसे पता चलता है वो भी बताऊंगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। अब बॉल इज व्हाइट ये बोला है, तो आप मुझे बताइए केवल बॉल इज व्हाइट बोला होता है तो इसका मतलब क्या है। आप बोलते 1/2, पहले बैग की व्हाइट बॉल हो, ऐसा बोलते ना, बैग 1 आने के चांस 1/2, उससे व्हाइट आए बोलो 8। अगर बैग 2 हुआ तो 1/2, उससे व्हाइट आने के 4 राइट। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ, सुनिएगा। टू बैग ए एंड बी कंटेन 5 white 3 रेड बॉल, 4 white 5 रेड बॉल, इतना लैंग्वेज सेम है। वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, यहां तक की लैंग्वेज में चेंज नहीं। आप पढ़ो आगे इसके, लिखो अब आप बहुत ध्यान से समझना आप। टू बैग ए एंड बी कंटेन 5 white and 3 red, 4 white and 5 red ball. One ball drawn at random
फ्रॉम एनी बैग, ठीक है। अब उसके आगे का स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट, एंड इट इज फाउंड टू बी, आपने जो बॉल निकाली उसको देखा तो क्या थी वो, व्हाइट थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो व्हाइट बॉल जो आपके हाथ में आई है वो किस बैग की है, किस थैले की है। नहीं समझे, अभी तक आप उल्टा कर रहे थे, अभी तक आप बता रहे थे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अब आपसे बोल रहे हैं कि व्हाइट बॉल आ चुकी है पर वो कहां से आई है ये बताना है, ठीक है। वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब ऐसा आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, ये क्वेश्चन क्या था, केवल व्हाइट बॉल का। अब मैंने आपसे क्या बोला, जरा ध्यान देना, मैंने आपसे बोला कि आपकी निकली हुई बॉल क्या है, व्हाइट है, पर वो किस बैग की हो, ए बैग की हो। इसका सिंबॉलिकली ऐसा लिखा जाता है। अब होना क्या चाहिए था, देखो लॉजिकली, नीचे क्या होगा, वो बैग ए की भी हो सकती थी, ए की व्हाइट बॉल, प्लस ये सब बुक में लिखा होता, आपको कुछ नहीं करना, ये इसी में तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वाइट बैग बी और उस बैग की, देखो बी बाय ए का मतलब पता है क्या होता है, ये बी बाय ए, डब्ल्यू बाय बी, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग, पहले बैग ए आया फिर उससे व्हाइट बॉल ड्रॉ की, सिंबल है ये, बैग बी आया उससे व्हाइट बॉल। अब न्यूमरेटर में क्या बोला है, ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, तो ऊपर क्या आएगा, बैग ए की क्या, यहां उल्टा लिखा है, व्हाइट बॉल आ चुकी है, किससे पता करना, ए से। तो बुक में ऐसे बड़ा सिग्मा समेशन वगैरह के साथ लिखते हैं, आप इस सब में बिल्कुल मत उलझना। जब भी कभी इस थ्योरम का क्वेश्चन आए तो इजीएस्ट वे बता रहा हूं, आप भूल जाओ कि आपको बताना है किस बैग की या किस मशीन की, आप तो पहले बताओ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी, निकाल चुके हो, बस ये आपका बनेगा डिनोमिनेटर। और किस बैग के लिए बोला है, बोलो, ए के लिए, तो ए बन गया न्यूमरेटर, खत्म। बेस्ट वे, डिनोमिनेटर में आप सोचो फाउंड टू बी वर्ड हटा दो तो क्या करते, वो डिनोमिनेटर और उसी का एक पार्ट न्यूमरेटर। अगर बैग बी बोला होता इसमें तो क्या करते, बैग बी वाला केस ऊपर ले लेते। 3-4 क्वेश्चन से समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा, चिंता मत करो। कितना आ रहा है ये, 45 बाय, बिल्कुल सही। अच्छा, बैग बी की होती तो बी वाला ऊपर आ जाता। और याद रखना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, या तो बैग ए की होगी या बैग बी की होगी, ये पक्का है। और इसका सम हमेशा क्या होता है, 1। तो बैग बी के लिए इस 1 माइनस भी कर सकते थे, पर 1 माइनस करते नहीं, अगर हमें बैग बी बोला तो हम बी ऊपर लेते और ए बोला तो हम ए ऊपर लेते। मैं आपको जो की बता रहा हूं वो ध्यान रखना, ये सिंबल भी समझ में आ गए होंगे, बुक में जो लिखा था वो गलत नहीं होता। व्हाइट बॉल निकली थी, ए से निकली बताना है, यहां पर ए बैग, ए से व्हाइट बॉल, ये सिंबॉलिकली है। अब जो क्वेश्चन मैंने दिया था जरा उसको हम एक बार रीड करते हैं और कैसे पता चलता है, देखो ध्यान से। देखिए 8% बल्ब जो है वो कैसे हैं, बाय फैक्ट्री आर रेड। एक फैक्ट्री में 8% बल्ब जो हैं वो रेड हैं और 2% रेड क्या उसमें डिफेक्टिव है, ठीक है। अब 8% रेड है और 2% उसके 2% डिफेक्टिव है, ठीक। अब बोला क्या, इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक बल्ब निकाला रैंडम, एंड इट इज प्रोबेबिलिटी दैट इफ इट इज डिफेक्टिव इट इज ऑलरेडी, मुझे लगता है इसमें कुछ कम दिया डेटा, रेड के साथ और भी तो कोई होंगे, रेड एंड डिफेक्टिव है, हाँ। ठीक है, सुन लो, पहले पहले इसका पता कैसे चला बेस थ्योरम का, ये समझो आप।
द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। ये तो आपको पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है, पर वो डिफेक्टिव होने के साथ साथ क्या हो, रेड भी, ये पता करना है। ठीक है, तो आपको एक तरह से ये बताना है कि डिफेक्टिव तो था पर वो रेड डिफेक्टिव हो। ठीक, तो बता पहले इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा। हाँ, इफ, सॉरी, ऑलरेडी रेड है उसका डिफेक्टिव हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो पहले मुझे बता, इसमें बेस्ट टाइम की जरूरत नहीं, पहले बताओ इसमें ऑलरेडी रेड रेड बल्ब आने के चांस कितने हैं। 8/100, और उसमें भी डिफेक्टिव हो 2/100, तो 2 बाय, इसमें बेस थ्योरम लगेगी नहीं। चलो फिर अब आ गया क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, तो 1/4। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बाई चांस मैंने वो ऑलरेडी वर्ड पढ़ के आपको बता दी थ्योरम, पर बताना भी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसमें कंडीशन लगी हुई है 8% बल्ब जो कंपनी बना रही है रेड, और साथ में बोला 2% रेड एंड डिफेक्टिव। तो अब आपको बोला है कि 1 बल्ब पिकअप रैंडमली, और वो कैसा है, ऑलरेडी रेड है, पर वो साथ में क्या हो, डिफेक्टिव भी हो। तो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये नीचे आएगा रेड 8/100, और ऊपर आ जाएगा 2/100। ये वो वाला कंडीशन है, A/B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक, आने दो अभी और क्वेश्चन। देखिए, 30% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स, 25% फेल इन मैथ्स, 10% फेल इन बोथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फेल इन मैथमेटिक्स और, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल इन मैथ्स और फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स के दोनों के हैं कितने, 10 तो कॉमन है, तो 20, और ये 15, क्यों, तो टोटल कितने हो गए, 45/100, 9/20। अभी थ्योरम पे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। अभी जब आपको, अभी एक भी क्वेश्चन आया नहीं, जैसी आएगी तो समझाऊंगा। ओके, ए यूनियन बी 0.9, पी बी 0.4, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ए। देखो यहां पर एक वर्ड लिख दिया इंडिपेंडेंट, उससे हमें पता चल गया कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी। पर इंडिपेंडेंट बोलने से फायदा यह हुआ कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू, यस और नो, पी ए इंटू पी बी। अब इसमें पी ए गिवन, सॉरी पी बी गिवन है 0.4, तो पी ए निकल जाएगा, क्यों, ये हो जाएगा 0.9 पी ए 0.4 इंटू पी ए इक्वल टू पी ए प्लस पी बी कितना है 0.4, ये बच्चा कितना बोलो 0.5 इक्वल टू 0.6 पी ए, तो 5/6। अगर इंडिपेंडेंट नहीं बोला होता तो फिर नहीं होता ये क्वेश्चन, दो अननोन हो जाते। अभी वो जो थ्योरम मैंने आपको बताई है वेज थ्योरम, अगर वो क्लियर नहीं है तो अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर समझाऊंगा। एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
तो इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। अब देखिए यहां पर a बाय बी पूछा है। a बाय बी का मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। a इंटरसेक्शन b अपॉन पीबी। a इंटरसेक्शन b कितना है? निकालना पड़ेगा। कहां से? a यूनियन b प्लस a इंटरसेक्शन b, बोलो। pa प्लस पीबी। इसमें आपको यूनियन निकालना है, सॉरी यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन मिल जाएगा क्योंकि पी और पीबी भी दिया, और वो फॉर्मूला वहां पे जाके रखना है। इसलिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। ओके, एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इंटरसेक्शन 0, तो 0 हो जाएगा। अ बैग कंटेन्स 6 बॉल्स। 6 बॉल है, 3 व्हाइट है और 3 क्या है? ब्लैक। दे आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द चांस दैट कलर्स आर अल्टरनेट? क्वेश्चन अच्छा है। 3 व्हाइट है और 3 क्या है? हाँ, ब्लैक। अल्टरनेट का मतलब ये है व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, या फिर ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। तो सीधा सीधा ट्वाइस हो जाएगा। तो पहले बताओ, व्हाइट आए 3/6, ब्लैक आए 3/6, ब्लैक आए 3/5, फिर व्हाइट आए 2/4, फिर ब्लैक आए 2/3, फिर व्हाइट आए 1/2, फिर ब्लैक आए 1/, और सेम वैसे ही वो होगा तो इंटू 2 कर दोगे। तो 6/6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4 से कैंसिल, तो बचा क्या? 1/5। हाँ सॉरी, एक 2 भी बचा है, 1/10। या क्या कंफ्यूजन है बताओ? समझ नहीं आया? एक थैले में बॉल पड़ी हुई है, आपके पास टाइम है बहुत, तो अब आपने सोचा कि मैं एक व्हाइट एक ब्लैक एक व्हाइट एक ब्लैक निकालूं, तो टोटल कितनी बॉल है? 6। इंद्रेश, 3 व्हाइट 3 ब्लैक, ठीक है। अब 6 बॉल कैसे निकलेंगी तो बताओ? पहले व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक। बोलो पहले व्हाइट आए, इसकी कितने चांस? 3/6, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, एक बॉल कम हो गई, रखना नहीं है। अब ब्लैक कितनी है? 3, पर झोले में से बॉल कितनी कम हो गई? 1, तो बची कितनी? 5, तो 3/5। अब व्हाइट कितनी बची है? एक कम हो गई ना, तो कितनी बची है? 2, तो 2, और टोटल कितनी बची है? 4, तो 2/4। अब ब्लैक निकालने का मन हुआ आपका, तो ब्लैक बची कितनी है? 2, क्योंकि एक निकल चुकी है, तो 2, पर ओवरऑल बॉल कितनी बची है? फिर 2 बॉल बची है बैग में, अब व्हाइट निकालनी है फिर ब्लैक, तो व्हाइट निकालनी है, तो व्हाइट बची 1 आउट ऑफ 2। अब बची कौन सी बॉल है? ब्लैक। एक ही बॉल बची है, एक में से एक निकाल ली। वो समझाने के लिए लिख दिया, उसको नहीं लिखते तो भी चलता। और इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि अभी व्हाइट से स्टार्ट है, ब्लैक से भी स्टार्ट हो सकता था। ओके, डन और नॉट? कोई कंफ्यूजन? सॉल्व करने में मिस्टेक मत करना बस। चलिए करिए। ये बैग वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, बैग वाले क्वेश्चन आ गया फिर से। अब 1 बैग कंटेन, एक ही बैग है कि 2 है? अच्छा ठीक है, 2 बैग हैं।
दो बैग हैं, उसमें क्या बोला है? बैग ए में बोलना क्या है? दो बैग का नाम मैं हमेशा ए बी ले लेता हूं, 5 वाइट और 3 ब्लैक। और बैग बी में 5 रेड। ठीक है। टू बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ देम, मतलब दो बॉल निकालनी है किसी एक बैग से, दोनों से नहीं निकालनी, मतलब एक एक दोनों से नहीं निकालनी। व्हाट इज द चांस दैट दे आर डिफरेंट कलर? तो इसमें क्या करोगे, पहले तो बैग आ गया बैग। अब इसकी एक व्हाइट एक ब्लैक हो तो 5C1 3C1 बाय 8C2 प्लस, हो सकता है अगला बैग निकला हो तो 1/2 और उसकी 4C1 इंटू 5C1 अपॉन, आई थिंक ये है क्या आंसर, क्या है? 9C, जो भी हो। कितना आंसर है? सी होगा। देख के लग रहा है जिस ढंग से सॉल्यूशन दिख रहा है। तो ये हो गया 1/2, 5 इंटू 3 15, 8C2 कितना होता है? 8 इंटू 7 अपॉन 2, ये 2 से 2 15/56, देखो ये दिख रहा है। फिर यहां पे आओ, 1/2 4 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 2, ये भी कैंसिल, 4 से 2 टाइम कैंसिल, 9 8 सॉरी 9 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल, क्यों? और ये 2 टाइम कैंसिल, तो 5/18। सी समझ में आया? बैग वाला क्वेश्चन जब भी आए तो याद रखिए 1/2 ही लेना, 2C1 मत लिख देना। एनी ऑफ बैग मतलब बैग की निकालने की प्रोबेबिलिटी भी लगती है, उसके बाद उससे बॉल निकलती है। हम क्या होता है, 2 या 3 बैग होते हैं तो गलती कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं 2C1 या 3C1, ये गलत हो जाता है। क्योंकि 2 बैग हैं, आपने कौन सा बैग निकाला वो भी एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, और उस बैग से बॉल निकालना भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ठीक। अब सोचो ये क्वेश्चन अगर बायस थ्योरम बेस थ्योरम पे होता तो क्या होता? सब लैंग्वेज यही होती, बस में लिखा होता टू बॉल ड्रॉन एंड बोथ बॉल आर डिफरेंट कलर, इट इज फाउंड टू बी डिफरेंट कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग फ्रॉम 1। तो ये पूरा आंसर यही की रहता। अपॉन में फ्रॉम बैग 1 बोला तो ये ऊपर आ जाता, बैग 2 बोला था तो ये ऊपर आ जाता, बस। मतलब जहां पर आपको पता हो कि इवेंट हो चुका और ये हुआ है, कहां से हुआ ये पता करना है तो हमें थ्योरम यूज करनी है, अदरवाइज यूज नहीं करनी। वो आ जाएगा धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे तो। अगला लिखो, ए एंड बी टू इवेंट, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 25 नहीं दी है, 0.25 यानी 1/4, और बी की 0.50 यानी 1/2। बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली मतलब होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बोलना, 0.14 यानी 14/100। नाइदर ए नॉर बी मतलब आपसे पूछा है ना ए हो ना ही नाइदर ए नॉर बी, का मतलब ये होता है ए बार इंटरसेक्शन बी, ध्यान रखना। और इसका मतलब होता है 1 - पी, ये फॉर्मूला बताना था, अच्छा रहा गया। 1 - पी ए यूनियन बी, इसका मतलब 1 - बोलो कितना, पी ए प्लस हाफ। 2 बार इसलिए किया कि दोनों बैग निकालने हैं एक एक करके, या तो पहला बैग निकला होगा पिछले क्वेश्चन में, दूसरा। डन। नाइदर ए नॉर बी का मतलब हमेशा याद रखिए, नाइदर ए नॉर बी, इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है बुक में, ऐसा भी मिलता है, और इसका मीनिंग होता है 1 - ए यूनियन बी, 1 - ए यूनियन बी। आंसर जो आ रहा है वो देख लो क्या आ रहा है, 0.39। कहां पर? अरे यहां, कहां पर? यहां इंटरसेक्शन,
कंफर्म, वो कंफ्यूज मत हो। नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ए हो ना बी हो। किसका? हाँ, अरे एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ना ए हो ना बी हो, ना ए हो ना बी हो, दिस इज 1 - p। ठीक है, एक साथ फॉर्मूले बताने की जगह क्वेश्चन के साथ करने पे थोड़ा दिमाग में रखना, आपको लिस्ट एक साथ बना लेना। क्या हो गया? अच्छा, कल एक क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो गड़बड़ हो गया। वो ऑल वाला जो लेटर वाला था क्वेश्चन ना, 8 लेटर, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, वो 8 लेटर लिखा हुआ था। वो एक मिनट देना क्वेश्चन पेपर अगर हो तो, अभी आया तो वो करेक्शन बता दूं, कभी ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना। वो क्वेश्चन था, कौन सा था? 23 कल के पेपर का। उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें मैंने 8 लेटर एंड 8 करस्पॉन्डिंग एड्रेस है ना, बोला था प्रोटी दैट ऑल लेटर आर नॉट प्लेस। अगर जो मैंने आपको बता दिया था वो नो लेटर का था, कोई भी लेटर अपनी जगह पे ना हो, नो लेटर आर नॉट प्लेस इन राइट एनवलप, तो डी अरेंजमेंट लगता है। जब ऑल वर्ड यूज होता है तो 1 - नन ऑफ देम करते हैं, मतलब 1 - सभी लेटर अपनी जगह पे हैं। तो 1 - 1/फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 40। हाँ, तो इसका आंसर होगा 40319 अपॉन, और जो हम कल कर रहे थे वो जब लगेगा फॉर्मूला जब वर्ड क्या हो, नो। कल के पेपर में देखो ध्यान से क्या लिखा था, ऑल लेटर आर नॉट प्लेस, मतलब सभी लेटर, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, पर ऑल वर्ड जब लगाओ तो ये करना है, और नो वर्ड लगाओ तो डी अरेंजमेंट करना है। कभी कोई चीज गड़बड़ हो जाए तो आप मुझे जरूर बता दिया करो। बफरिंग इस एंड पे बिल्कुल नहीं है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन 19 बोल रहे हो? आप पहले 23 क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा था 8 लेटर हैं, 8 एनवलप हैं, सभी लेटर अपने सही लिफाफे में ना हो, ये पूछा था। ऑल लेटर नॉट प्लेस इन राइट एनवलप, तो ये ऑल वर्ड जब भी यूज होगा तो हमेशा याद रखिए 1 - आपने कर दिया, ऑल लेटर अपनी जगह पे हैं, ठीक है। और अगर नो लेटर लिखा होता तो फिर डी अरेंजमेंट होता। और ये जो क्वेश्चन था नाइदर ए नॉर बी, इसमें क्या किया आपने, ना तो ए हो या ना क्या हो, तो 1 - p, तो 1 - कितना, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? एक साथ कहां पर? साइमल्टेनियसली में इंटरसेक्शन होगा, ये है ना साइमल्टेनियसली मतलब इंटरसेक्शन। सुनिए, पहले क्वेश्चन को बीच में लाने दो, अब बोलो। पहले सुनो, 2 इवेंट जिसमें ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.50। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली, बोथ ऑकर मतलब होता है
साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, दिस इज 0.14। नाइदर ए नॉर बी पूछा है, ना ए हो ना ही बी हो, ऐसा लिख लो, ये लिखो आप, ना ए हो ना बी हो, तो 1 माइनस पी ए यूनियन, अब ठीक कर लो आप, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस लिखिए ए यूनियन बी और उसके ऊपर बार, मतलब ना तो घटना ए हो ना घटना बी हो, वो अलग अलग मत लगाओ बार, हाँ उस पे इंटरसेक्शन आएगा। ए यूनियन बी के ऊपर एक साथ बार लगेगा। ओके आनंद, क्लियर है बात? नेक्स्ट, ये पहले कर चुके हैं, पर हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय 5, परम्यूटेशन का अच्छा क्वेश्चन है। अ 4 फिगर नंबर इज फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5, फाइंड द चांस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। पहले तो टोटल केस बताइए, क्या क्या नंबर है? 0, पहले टोटल नंबर बताइए 4 डिजिट के। अब इसमें आप ये पूछ सकते हो कि सर रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है? कुछ बोला तो है नहीं, तो हम नॉट अलाउड वाला भी करके देख लेते हैं, अलाउड वाला भी। वैसे एग्जाम में आएगा तो मेंशन होगा, पक्की बात है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। मान लो हम नॉट अलाउड वाला केस लें, तो पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 5, अगले पे 5, फिर 4, फिर 25, 100 कितना? अब डिविजिबल बाय 5 बोला है तो याद करो दो केसेस बनेंगे, यूनिट प्लेस पर 5 और यूनिट प्लेस पर 0। मान लो यूनिट प्लेस पे 5 है तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो बोलो 4 4 3 कितना? और अगर 0 हो गया यूज तो 5 4 3, तो 108 बाय 300। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हुआ तो डिफॉल्ट केस अलाउड मानते हैं। अब इससे कैंसिल करके कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? किससे कैंसिल, किससे करा आपने? पहले तो 3 से कर दिया, ठीक है, 4 से भी हो जाएगा, 3 3 जा, और ये हो गया 1 36 और ये 100, 4 से कैंसिल करो 9 बाय 25। देखो एक ऑप्शन दिया है, ठीक। आप रिपीटेशन अलाउड भी करते हैं, पेपर में मेंशन होगा, नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं ऐसे। अभी आप बिल्कुल इस बात में मत उलझना कि पेपर में आया तो क्या करेंगे, जो पेपर में आया वही करना। अब अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड हुआ तो भी पहले दिमाग में क्या आना चाहिए हमेशा? टोटल केसेस। तो अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं तो पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा? 4 डिजिट का, सॉरी 0 नहीं आएगा, तो 5 6 6 6। मल्टीप्लाई मत करो, ऊपर का कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, मतलब नहीं। अब न्यूमरेटर को एक ही बार में कर सकते हो। यूनिट प्लेस पे क्या पॉसिबिलिटी? 0 और 5, दो पॉसिबिलिटी। इस प्लेस पर एक्सेप्ट 0 5, यहां पर 6 और 6, यस और नो? तो क्या लिखते हैं? 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 से 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5, 2 बाय 6 मतलब। अब 1 बाय 3 नहीं दिया तो अभी हम इसको नॉट रिपीटेड मान लेते हैं, पर ऐसा कंफ्यूजन होगा नहीं एग्जाम में, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर पता क्या होना चाहिए? 1 बाय 3। दोनों एक साथ नहीं देंगे आंसर, दो आंसर एक साथ दे ही नहीं सकते। और दिया भी हो तो मैंने आपसे बोला ना मेंशन होगा पहले तो, अभी तो मैंने एट रैंडम दोनों करवा दिए।
इसमें क्लियरली मेंशन होना जरूरी था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आना चाहिए था 1/3, नॉट रिपीटेड हम अलग से लिख लें तो आंसर हो जाएगा 9/25। डन और नॉट? चलिए अगला क्वेश्चन। ये आ गया पिछला समझ में? नीचे किए टोटल केसेस जो परम्यूटेशन में किया था, ऊपर डिविजल बाय 5। परम्यूटेशन में आप बिल्कुल ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। ये क्या है? सॉल्विंग एनी, क्या दिया पहले पढ़ो वर्ड। ऑड अगेंस्ट मतलब होता है अनफेवरेबल अपॉन, तो हैपनिंग ऑफ ए बोलो, एंड ऑड इन फेवर, फेवर मतलब फेवरेबल, ये कर चुके हैं शायद। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व मतलब 1 माइनस नन ऑफ देम, ये क्वेश्चन किया हुआ यही की था शायद। द चांस ऑफ विनिंग ऑफ 2 हॉर्सेज आर 1/3 एंड 1/6। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होता होगा हमेशा, एग्जॉस्टिव इवेंट, सुना है ना? एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? कई लोग उसमें उलझ जाते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट कुछ नहीं होते। ये 2 हॉर्सेस दिए, एक ये पहले हॉर्स की विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या दी है, दूसरे हॉर्स की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 1/6। इसका सम करिए, अगर जितनी प्रोबेबिलिटी दी है उन सबका सम 1 हो जाए तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी आपको सारे इवेंट पता है पर सम 1 ना हो, तो मतलब जो जहां पर ये रेस हो रही थी आपको ये 2 हॉर्सेस के अलावा और किसी हॉर्सेस की इंफॉर्मेशन है नहीं। तो एग्जॉस्टिव वर्ड यूज जब भी होता है जब सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो। बाकी एग्जॉस्टिव वर्ड और कहीं नहीं होता, उसको म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली से कनेक्ट मत करिएगा। तो अभी बताओ क्या बोला है, व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट 1 विल विन द सेम रेस। तो सेम रेस में एटलीस्ट 1 मतलब एक, वैसे भी 2 तो जीत ही नहीं सकते, जीतेगा तो कोई एक ही, दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो हॉर्स 1 जब विन होगा तो हॉर्स 2 नहीं होगा, और हॉर्स 2 जब होगा तो हॉर्स 1 नहीं होगा। ऐसा, जब हॉर्स 1 विन हुआ तो ये नहीं होगा, जब 2/3 तो 1/6 बोलो। एक्चुअल में इसमें करना नहीं चाहिए था। आप ये बोल रहे हैं 1 माइनस एक भी हॉर्स विन ना हो, ले सकते हो यहां पर बस 2/3 और 5/6, ये कैंसिल 3 टाइम, 1 माइनस 5/9। पर लॉजिकली ये सही नहीं है, पर ऐसा दे देते आंसर, इसको गलत भी नहीं करेंगे वहां, ये एटलीस्ट 1 का होता नहीं है वैसे। हाँ, नहीं बनना चाहिए ना, अब दिया है इसलिए कर दिया है। मैंने आपको पहले सही बताया कि अगर 2 हॉर्स हैं और एक ही रेस में जीतने की बात कर रहे हैं तो दोनों तो नहीं जीत सकते, जीतेगा कोई एक। तो इसमें ये नहीं बनता, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा नहीं है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग में दोनों हो सकते हैं। अब आप बोलो दोनों हॉर्स कैसे जीतेंगे बताओ? पर फिर भी ना हो तो अपन ऐसा कर देते हैं, वो कुछ जगह पे पॉलिटी में ऐसे कंसीडर किया गया है। इसलिए पहले मैंने इंडिविजुअल निकाला था, जब वो नहीं आया तो मैंने ये करा आपके लिए। नहीं तो लॉजिक ये कहता है कि हॉर्स 1 जब विन होगा तो हॉर्स 2 को नहीं होना चाहिए, और हॉर्स 1 जब हार रहा होगा, ये है लॉजिकली। अब ठीक है, वो ले लिया तो चल जाएगा 1 माइनस नन ऑफ देम, क्योंकि एटलीस्ट 1 में हम हमेशा वो यूज कर लेते हैं। उससे आ रहा आंसर? हाँ। जब जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे कुछ चीजें कंसिडर करने लगोगे। A and B appear for interview for 2 vacancies for same post. Probability of their selection is 1/3 and 1/5 respectively. Probability of any one selected. Any one बोला है तो 2 वैकेंसीज है पर
क्या करोगे? 1 माइनस एनी वन बोला ना, तो ए जब सिलेक्ट होगा तो बी, और जब ए नहीं होगा तो करिए 6/15। ओके, हाँ पिछले क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 लिखा इसलिए हमने 1 माइनस से कर दिया स्कोर, कोई रीजन नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, 3 स्टूडेंट एबीसी, प्रॉब्लम सॉल्व दिया है और क्या बोला है, प्रोजेक्टेड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, मतलब 1 माइनस नन ऑफ देम, ना ए ने की, ना बी ने की, ना सी ने किया, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू यस और नो। अच्छा इसका आपस में मल्टीप्लाई करो 24, और 1/24 देखो एक आंसर दिया है, और एक आंसर 1 माइनस 1/24 भी दिया है। ये इसलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका तो आपके हैपनिंग के लिए कुछ है। एनी वन, यही तो है, यहीं पर कुछ जगह पे वो होती प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन इज सिलेक्टेड, एनी वन मतलब उसमें से कोई एक। हाँ, नहीं लेंगे ऐसा, तो दिया इसलिए तो है कंफ्यूज करने के लिए, कुछ जगह पे इसलिए तो बोलना प्रोबेबिलिटी में यही तो कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे 2 वैकेंसी लिखा था इसलिए हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, पर एनी वन लिखा था तो हम कोई एक के बारे में ही सोचेंगे। वैसे एनी वन की जगह यहाँ पे सही वर्ड जो होता है उसे बोलते हैं एग्जैक्टली वन, वो एग्जैक्टली वर्ड जो आप पूछा थे वो, पर कुछ जगहों पे मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी जब करोगे आप तो कुछ जगह हमें स्टैंडर्ड आंसर को कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेपर में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पेपर में जब कोई टीचर बनाता है क्वेश्चन तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर मानता है, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है फिर। चलिए ये वही क्वेश्चन है जो कल आपको मिला था, कल 8 लेटर वाला था, अब कितने, तो कल जो 23rd क्वेश्चन था वो आज कितना हो गया, इसलिए 4 लेटर कम हो गए। अब इसको समझ लेते हैं, देखो क्या लिखा है, देयर आर 4 एड्रेस एनवेलप एंड 4 लेटर, देन द चांस दैट ऑल द लेटर आर नॉट, देखो ऑल द वर्ड लिखा है ना, ऑल द लेटर आर नॉट, बिल्कुल वही क्वेश्चन कल भी था, ऑल लेटर ही लिखा था वहां पे, तो पहले सभी लेटर सही एनवेलप में, पहले तो टोटल केसेस कितने, फर्स्ट लेटर को रखने के तरीके 4, नेक्स्ट को 3, नेक्स्ट को 2 और नेक्स्ट को 1, यानी फैक्टोरियल 4 या 24। इसमें सभी लेटर सही एनवेलप में हो तो उसके कितने चांस, एक केवल एक, तो राइट लेटर इन राइट एनवेलप बोलते तो 1/24 जो दिया है वो नहीं पूछा उनने, ऑल द लेटर आर नॉट मेल थ्रू द, तो 1 माइनस 1/, तो ये आंसर होगा। और अगर यहां ऑल की जगह ये लिखा होता नो तो डी अरेंजमेंट होता, और उस केस में आप लिखते फैक्टोरियल 4 इंटू 1 माइनस 1/फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल, बोलो एलसीएम आ गया 24, 12 माइनस 4 प्लस 1, ये कैंसिल, 12 ये कितना हो जाएगा 9, तो क्या आ जाता आंसर 9/, ये 9/24 ही था, टाइपिंग में मिस्टेक होगी, तो आंसर डी होता। तो नो वर्ड हो तो डी अरेंजमेंट और ऑल हो तो 1 माइनस, कल यही क्वेश्चन था जब एकदम ध्यान नहीं दिया। समझ में आया? फिर समझ लो एक बार कि जब भी कभी ऑल वर्ड बोले तो 1 माइनस ऑल लेटर इन राइट एनवेलप कर दो, बस जितने भी लेटर हैं, एन लेटर होंगे तो एन एनवेलप होंगे, टोटल केस हमेशा होता है फैक्टोरियल एन, तो 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, और 1 क्यों, क्योंकि एक ही ऐसा इवेंट हो सकता है जब सारे लेटर सही एनवेलप में, और 1 माइनस करा तो ऑल वाला आ गया। और जब भी नो वर्ड लिखा हो तो पहले डी अरेंजमेंट करो और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर तो यही रहेगा,
न्यूमरेटर बदल जाएगा। बॉटल नहीं दिख रही मुझे, आंखें दिख रही तुम्हारी बस। डन। तो नो वाले कंसेप्ट में हमेशा याद रखिए, आप नीचे नोट डाल के लिख लो। मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन के नीचे अगर नो लिखा होता तो आप डीअरेंजमेंट करते, बस इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। टू डाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन वन एंड मल्टीपल ऑफ, कल ही करा था 11 बाय, अब ड्रॉप होना मतलब भी निकालने जैसा हो गया। 3 कार्ड आपके पत्तों से गड्डी से गिर गए या 3 कार्ड निकाले, एक ही बात होती है। बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। देखो क्या बोला था, चांस दैट मिसिंग कार्ड शुड बी डिफरेंट सूट। तो ऐसे ही बोल सकते हो ना, 3 कार्ड निकाले और डिफरेंट सूट क्यों, पर ये देख के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। क्या करोगे, डिफरेंट सूट क्यों, सूट कितने होते हैं, 4 सूट होते हैं। कौन कौन से, डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। तो 4 में से पहले 3 सूट निकाले और हर सूट का कितना, एक एक कार्ड गिर गया है आउट ऑफ, इसमें सब ऑर्डर वॉर्डर सब अरेंज है, कॉम्बिनेशन यूज किया। तो थोड़ा सा सॉल्व करिए। 4C3 कितना होता है, 4, 13, 13, 52, 51, 50, नीचे 3, 2, 1 आएगा, वो ऊपर लिख दें, कितना, 6। एडवांटेज 13 से ये कितने टाइम कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 13 से अब ये 51 तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, बोलो 3 से 2 टाइम्स और 2 से ये 25 टाइम। 13 13 कितना, 169, एक ही में है, अपॉन 25 इंटू 17। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। या तो कार्ड क्या हो, स्पेड हो 13 या किंग हो 3, क्योंकि एक स्पेड किंग तो यहां ऑलरेडी है। 16 बाय, यस और नो, 13 स्पेड होगा जिसमें किंग ऑफ स्पेड तो इंक्लूड है और बचे 3 किंग, तो टोटल को फेवरेबल कार्ड कितने, 16। सम इज नाइदर 7 नॉर, ना तो सम 7 आए ना 11 आए, तो 7 के केस होते हैं कितने और 11 के होते हैं, तो ये 8 ना आए तो कितना, कितना, 7/9। अरे आपने 2 डाइस को फेंका, व्हाट इज द चांस सम इज नाइदर 7 नॉर 11, ना तो उसका सम 7 हो ना 11 हो, तो 7 और 11 वाले केसेस हमने बनाए हैं। ये 8 नहीं होना चाहिए, टोटल केस होते हैं 36, तो 36 माइनस 8 करा तो 28 आउट ऑफ 36। डन, कोई कंफ्यूजन? 29 क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन क्यों नहीं, कॉम्बिनेशन लगा है ना, 13 स्पेड में से एक निकाल लो, कितने कार्ड और है बेटा, और में कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगा है, स्पेड यूनियन किंग, तो स्पेड प्लस किंग माइनस स्पेड इंटरसेक्शन किंग। डन। चलिए अब ये शीट खत्म हो गई और अगली शीट के लिए इतना टाइम नहीं बचा, तो कल करेंगे, और मैं एक और दे दूं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो। ठीक है, तो आपके पास डीबीटी कितनी हो गई अभी तक,
तो एक 4 दे देता हूं, तो आप उस 4 को भी ट्राई कर लो। हर्षित बोल देना वहां पे, और अपलोड भी करवा देता हूं अभी। 28 में क्या हो गया बेटा? 28 में 52 प्लेइंग कार्ड हैं, उसमें बोला है कि 3 कार्ड जो निकले हुए हैं वो डिफरेंट सूट के हो। तो पहले 4 सूट होते हैं, डायमंड का, क्लब का, स्पेड का, हार्ट का। तो पहले 4 में से 3 सूट निकाले। या आप क्या होता है, आप यहां पर वो थैले वाला कंसेप्ट लगा रहे होते, यहां एक ही गड्डी है ना, वहां अलग अलग थैले, आप समझ नहीं रहे। अगर यहां पर भी प्लेइंग कार्ड की 2 गड्डियां होती तो हम 1/2 लिखते। यहां एक्चुअल में जो मिस्टेक थे बैग वाले में करते हो ना, वो ये करते हो कि जब 2 बैग दिए होते तो आप सोचते हो कि 2C1 क्यों नहीं लिख रहे, 1/2 क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहां 2 अलग अलग बैग हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी। यहां प्लेइंग कार्ड में क्या हो रहा है, एक ही गड्डी है ना, उस गड्डी से कार्ड निकालना, इसलिए सी लगा हुआ है। तो पहले 4 सूट में से 3 सूट निकाले और हर सूट का एक एक कार्ड आउट ऑफ 52C4। अच्छा, अब ये भी एक बात सुनो, अभी गड्डी नीचे रख दी इन्होंने, यहां है क्या, यहीं पर है। अब मान लो ये एक्सपेरिमेंट करना होता, मैंने अब तक जितने लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है 99% लोग नहीं जानते कि ये इवेंट होते कैसे हैं। अगर मैं बोलूं कि तीनों कार्ड डिफरेंट सूट के हों तो क्या करेंगे आप इसमें से कैसे निकालेंगे 3 कार्ड? सब में से एक एक निकाल लेंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर आप 3 सूट देख के निकाल रहे हैं तो 100%। इसका तरीका ये होता है, ये निकला हुआ कार्ड 1, ये 2 और ये 3, ये हो गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। पर ये क्यों लिखा है, ये आपकी इमेजिनेशन पावर है। प्रोबेबिलिटी में जो न्यूमरेटर होता है वो आपका इमेजिनेशन होता है, डिनोमिनेटर एक्चुअल में होता है। मतलब एट रैंडम, मतलब 3 पत्ते निकाल के अलग कर दिए, बस खत्म। अब ये आपने सोचा अगर ऐसा हुआ होता तो ये मिल जाता, ये मतलब जैसे हम बोलते हैं हेड और टेल के प्रोबेबिलिटी कितनी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी होती बताइए। इसका मतलब तो बाय लॉजिक ये होता है कि 2 बार फेंको तो 1 बार हेड आएगा, आप 1000 बार फेंको 1 भी बार हेड नहीं आएगा, और हो सकता है पहले बार में हेड आ जाए, तो 100% हो गई। ये हमारा प्रोबेबिलिटी मतलब अनुमान, इतने चांसेस हो सकते हैं, ये है। क्लियर है बात? तो यहां पर इसलिए तो वो आप जो कंफ्यूजन करते हैं, कई बच्चे थैले वाले केस में लिखते 2C1 क्यों नहीं लिखते, वहां अब मैं बता सकता हूं, यहां एक गड्डी है, अगर यहां पे भी 2 अलग अलग प्लेइंग कार्ड होते और एक कार्ड इससे निकालना होता एनी1, तो क्या करते, पहले इस प्लेइंग कार्ड से इन 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करते तो लिखते 1/2 इनटू दिस। पर अगर एक ही है तो 1/2 नहीं लिखेंगे। एक यहां पे भी उठा ना, डन, ये क्लियर है बात? अच्छा, अब आप लोगों में से जो 21 वाले, आज आपने एक टेस्ट दिया होगा मैथ्स का, बहुत अच्छा टेस्ट था, और उस टेस्ट को आपको एनालिसिस भी करवाऊंगा मैं, अभी जरा 1 आध हफ्ते रुक जाओ, पर उसको आप भी सॉल्व करो। दूसरा, उस टेस्ट को मैथ्स के पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों देता हूं मैं ऑनलाइन की जगह, उसका रीजन बता दूं कि आपको प्रैक्टिस, मतलब उसमें मैथ्स ही अकेली होती है, तो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में थोड़ा कंफर्ट जोन में होते कंपेयर टू ऑनलाइन, तो इसलिए मैं वो पेपर आपको पीडीएफ में ही दूंगा अभी। पर अब अगले वीक से मॉक बढ़ जाएंगे आपके, तो आप ध्यान रखिए कि ये जो सिंगल पीडीएफ मैथ्स हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसी के क्वेश्चन आप देख लीजिए उठा के, आपको मिल जाएंगे निम सेट में, और निम सेट के उठा लो तो आप बोलोगे इसमें मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब मैं आज से ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन क्लास कर रहा हूं, तो कुछ बच्चों ने पूछा था हमें करना है कि नहीं, आप लोग भी पूछ सकते हो ये बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि डिपेंड ये आपके ऊपर करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री पे परफेक्ट कमांड है, आपसे क्वेश्चन होते हैं तो नो नीड। आपको कुछ कंफ्यूजन है, शॉर्ट में मेरे साथ रिवीजन करना है तो आप अटेंड कर सकते हैं, साथ उसी समय कर लें जिस समय क्लास हो रही तो वेल एंड गुड, और बाद में भी उसको देख सकते हो क्योंकि वो यूट्यूब पे ओपन क्लास है। पर उसमें कंसेप्ट यही होगा कि आपको जो टॉपिक्स में जितने बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको जहां जहां दिक्कत जा रही है वो कम से कम रिवाइज करवा सकूं। तो अभी 6:30 पे ही क्लास है, और उसमें फॉर्मूले और क्वेश्चन इन दोनों का रिवीजन होगा। तो ये आपकी इच्छा है कि आप अटेंड करना चाहो तो करो, और छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। पर आज जो पेपर आपने मैथ्स का दिया है, उस पेपर को दोबारा सॉल्व जरूर करिएगा। मैथ्स मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी मैथ्स मॉक मत छोड़िएगा आप,
मैथ्स मॉक और फुल लेंथ मॉक, ये दोनों का एनालिसिस बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग डीपीटी। अब से पिछले 15-20 दिन से जो मटेरियल मिल रहा है, डेट आने के बाद से लेके एग्जाम तक, वो मटेरियल पूरा ऐसा याद होना चाहिए कि वो शीट मिल जाए तो आप 5 मिनट में सॉल्व कर पाओ। हो सकता है उससे 1-2 गलत हो जाए, चलेगा, पर वो 5 मिनट में अगर 28 कर पाओगे तो हो जाएगा। और क्वेश्चन देख के याद आना चाहिए कि ये किस पेपर से आया है या कहां का क्वेश्चन है। तो ये काम आपको करना है। अच्छा, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं 2-4 पूरे उसमें, जिनको पेपर नहीं मिलता, ये ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूं मैं, बाकी सबको मिल जाता है। पता नहीं कैसे होता है कि 2-3 को नहीं मिलता। आप लोग के पास एक प्रॉपर फोल्डर है, आप के पास एक बच्चे को अगर मोबाइल दे दो ना, तो वो गेम खेल लेता है और उसे हर जगह पता होता है कहां पे क्या करना है, क्योंकि वो गेम में 4 जगह पे हारता है और वो समझ जाता है कहां पर मुझे कौन से बटन को की करना, प्रेस करना है। आपके पास एक फोल्डर है, पेपर कहां होगा, या तो टेस्ट में होगा, या असाइनमेंट में होगा, मिस टेस्ट में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो आप उसको खगालते ही नहीं है। जैसे निम सेट के फॉर्म भरने में अब तक मेरे पास, मेरी नॉलेज में 100 से ऊपर बच्चे हैं, 100 से ऊपर बच्चे जिनने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया। 100 से ऊपर बच्चे ऐसे, मैं अभी खोल के बता दूं, जिनने ओबीसी के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं लगाया। जबकि इस बार पहली बार ऐसा था कि रजिस्ट्रेशन के समय लिखा हुआ है क्लियरली कि बिफोर फिलिंग फॉर्म जस्ट रीड एफएक्यू एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर, लिखा है, फिर भी बच्चों ने नहीं किया, पता नहीं क्यों। अब आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे पता है कि इस केस पे कैंसिल होने के चांस बहुत कम है, पर जो आपने नहीं किया उसका नुकसान आप नहीं जानते क्या होगा। आपके दिन में हर रोज ये बात आएगी कि मैंने ये नहीं किया, कहीं फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। मतलब सब कुछ होने के बाद भी लोग नहीं पढ़ते। अभी उन्होंने दे दिया जिनके पास सेकेंड ईयर फाइनल की मार्कशीट नहीं है उन्हें क्या करना है, तो भी मेरे पास आप पढ़ने के बैठोगे तो आप कहोगे सर 500 मैसेज पढ़े होंगे, और मैं एक ही जवाब लिखता हूं, नए रूल पढ़ लिए, नो, नीचे लिखा था नो। पढ़ना ही नहीं होता किसी को कुछ। उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि जिसके पास 3rd या 4th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है वो क्या करेगा, वो 35 मार्क्स मिनिमम भर दे और साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगा वो लगा दे। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपकी। ओबीसी को लेके जिनका क्वेश्चन था उसमें लिखा है ओबीसी के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगा, वो उसमें एक वो है सेल्फ डिक्लेरेशन, वो लगा दो। उसका मतलब ये नहीं होता है कि क्यों, वो उसका मतलब होता है आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता है आपके द्वारा दी गई जानकारी। सेल्फ अटेस्ट भी क्यों करवाते हैं आजकल, कि आपने अपने साइन से ये चीज दी हुई है, कल के दिन ये गलत निकली तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सेल्फ अटेस्ट के साइन का मतलब ये होता है लॉजिकली, इसलिए सेल्फ अटेस्ट करवाते हैं। पहले कोई ऑफिसर से करवाते थे, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, आप ढूंढते रहते थे कहीं पे स्कूल के प्रिंसिपल को, कहीं से कहीं सील लगवाओ। उन्होंने उस बात को खत्म कर दिया, उन्होंने कहा आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, पर पढ़ते ही नहीं है। तो आप में से जितने लोग, कई बार ऐसा होता है जब मैसेज आता है थोड़ा सा ढूंढोगे तो सब चीजें मिलेंगी, और मिनिमम 6-7 तो फील्ड है उस ऐप में। वो 5-6 फील्ड हैं कि यहां पर क्या, कौन से फोल्डर में ये पेपर बताइए मुझे जरा, कहां पर है मुझे नहीं पता। एक्चुअल में मैं अटेम्प्ट में जाके मॉक में होगा जैसे आपने बताया। अब मुझे क्यों नहीं पता होता, मेरा काम, मैं देखता ही नहीं हूं फोल्डर। मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि पेपर में आपके साथ देखूं, तो मैं ये बोल देता हूं पेपर अपलोड करना, मतलब आज ये पेपर देना, अब जैसे कल आपको एक मॉक मिलने वाला है, कैसा, हाँ, तो बस आप मैथ्स मॉक में देखोगे मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कोई मेहनत नहीं, सब बिल्कुल एकदम आपके हाथ में आ जाए, ये होता है। अब प्रोबेबिलिटी या कोई भी मैथ्स में पढ़ रहा है, मैं अपनी लेवल पे आपको बहुत पेपर के एनालिसिस दे रहा हूं, पर 2-4 नहीं दे रहा, वो आप भी तो करो। अगर हर पेपर एनालिसिस मैं करूंगा तो आप मुझे ही बिठा दो ना एग्जाम में अपनी जगह, और ऑप्शंस ले लो आप, जो जितना ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसके साथ में बैठ जाऊंगा। स्टार्ट कर दो 25 लाख 50 लाख से, जितना करना है। इससे कम में तो आप मुझे उम्मीद भी मत करना कि मैं आपके लिए एग्जाम दूंगा। चलिए, तो 6:30 पे आप लोग जितने लोग चाहें, ऑप्शनल क्लास है, वो अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं।
चलो अब मैं टेस्ट एंड, अभी रुकिएगा, एंड कर रहा हूं क्लास।